हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं शालिनी मिश्रा लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि हमने कल भी की थी और आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। हम दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र जो कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के हैं, उनको यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल हमने 8 से 10 प्रश्न किए थे, उसी की श्रृंखला में आज हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। ठीक है, कौन होता है वो जो कक्षा में यानी खुद संप्रेषण जो की विधियां और जो खुद की अभिव्यक्ति करने का उस पर यानी खुद पर नियंत्रण होता है कि कब कैसे उसको किस तरीके से करना होता है, वो कर सकता है। वो कौन होता है? वो छात्र होता है, शिक्षक होता है, या श्रोता होते जो श्रोता होते हैं, या आगंतुक यानी विजिटर होते हैं। तो कौन होंगे? तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं ये बात कि वो निश्चित तौर पे वो कौन होगा? शिक्षक ही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा कि जो शिक्षक ही ऐसा वो व्यक्ति होता है जो स्वयं क्या करता है, संप्रेषण विधि या अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है। और वो संप्रेषण कक्षा के दौरान वो संप्रेषण में क्या करता है, एक मुख्य मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की ही वहाँ पर होती है। ठीक है, जिसके द्वारा कक्षा की जो विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न की जाती हैं, और शिक्षक के द्वारा ही संप्रेषित किए गए संदेश को कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? शिक्षक क्या करता है, अपने तरीके से स्वयं पर वो नियंत्रण रखता है कि किस तरीके से उसको अभिव्यक्ति करना है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस समूह के पास भाषेतर यानी पैरा लैंग्वेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संप्रेषण के घटक हैं? किसके पास यानी कि ये जो ये ऑप्शन है, इनमें से कौन से पैरा लैंग्वेज के घटक है? तो स्वर, बल और प्रभाव, सामाजिक संस्थान, स्वर और प्रभाव, स्वर, सामाजिक संस्थान और अभिव्यक्ति, या बल, सामाजिक स्थान और स्वर। तो कौन होगा जो पैरा लैंग्वेज संप्रेषण का घटक होगा? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर कि ए, यानी कि ए ही इसका सही आंसर होगा। किस तरीके से ए सही होता है कि यानी जो स्वर, बल और प्रभाव, ये तीनों क्या है? पैरा लैंग्वेज के क्या होते हैं? घटक होते हैं, यानी भाषेतर के घटक होते हैं, पैरा लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। यानी मतलब स्वर, घटक और बल, यानी पैरा लैंग्वेज को क्या होता है कि स्वर विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पैरा लैंग्वेज का मतलब स्वर से संबंधित होता है, आप ये समझिए। और इसको इसमें क्या होता है, एक मेटा संचार का ये घटक है जो अर्थ को क्या करता है, संशोधित करता है। ठीक है, जैसे कि पिच, वॉल्यूम और वॉल्यूम, ये सारी तकनीकी का प्रयोग करके वो क्या करता है कि अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, अर्थ को व्यक्त करता है। और ये कभी कभी क्या होता है, गैर धनात्मक भी होता है, यानी कभी कभी गैर धनात्मक भी ये होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ को चुनिए। फीडबैक का लाभ किसको होता है? ये विषय वस्तु को समझने में लाभकारी है, आदाता की कमियों का निदान। ये फीडबैक का लाभ क्या होता है, ये ध्यान ये बताना है आपको इसमें। ये अदाता की कमियों का निदान करता है। ठीक है, ये संप्रेषण को स्पष्ट करता है, ये आदाता की कमियों की छानबीन करता है। आदाता मतलब जो मतलब भेजता है, ठीक है, उसकी बात करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करता है कि ये विषय वस्तु को समझने में लाभकारी है, यानी जो बेस्ट आंसर क्या होगा, कमियों का निदान करता है। ये क्या होता है? संप्रेषण को स्पष्ट करता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? संप्रेषण को ये स्पष्ट करता है, यानी सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। फीडबैक क्या करता है? संप्रेषण को स्पष्ट करता है, यानी कि यानी संचार यानी फीडबैक क्या होता है, उस यानी प्रतिक्रिया को कहते हैं। फीडबैक का मतलब कि जो संदेश हमने किसी को भेजा है ना, जो संचार ग्रहण हमारा संदेश ग्रहण करता है, वो क्या करता है, वो अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से अपने विचार यानी हमारे संदेश के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है। मतलब कि यानी जैसे संचार प्रक्रिया जब हम आरंभ होते ही क्या करते हैं, हम अपने चेहरे, शारीरिक गति, हाव भाव की प्रतिक्रिया क्या करते हैं, व्यक्त करने लगते हैं। ठीक है, और आप मतलब ध्यान केंद्रित होने से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि क्लास में ही समझ लीजिए कि जब हम देखते हो, पढ़ा रहे होते, कोई अध्यापक पढ़ा रहा होता है, जब स्टूडेंट एकदम कंसंट्रेट होकर उस बात को समझने की कोशिश करता है, उस टॉपिक को, तो हमें समझ में आता है कि हाँ उस यानी संप्रेषण में यानी उसमें क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट दिलचस्पी ले रहा है।
है ना, उसकी मुस्कुराहट से, या यानी कि जो एक तरीके से मतलब हम उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो उससे समझ में आ जाता है। तो ये क्या होता है, फीडबैक हमें क्या करता है, संदेश को स्पष्ट तरीके से समझने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार क्या होता है, फेस टू फेस अभिव्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया का आधार क्या होता है, वैयक्तिक संचार होता है। तो फीडबैक को यानी उत्तर या प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, यानी कि आप हमने किसी का हमें संदेश मिला, उसके प्रति हमने अपने क्या यानी हमने क्या उसका भाव व्यक्त किया, वो उसका प्रतिपुष्टि कहते हैं, हमने क्या उसका उत्तर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि फीडबैक दो तरीके से होता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। एक संदेशात्मक फीडबैक होता है, यानी कि हम संदेश के बदले में एक संदेश देकर उसका रिप्लाई करते हैं। एक स्व उत्तरात्मक फीडबैक, यानी खुद से ही उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या हुआ कि संप्रेषण को स्पष्ट करता है फीडबैक। ठीक है, संप्रेषण को स्पष्ट करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का कि नीचे जो कथन है और तर्क के आधार पर ये क्वेश्चन है। कथन कहता है कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। ठीक है, तो तर्क कहता है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इसका आंसर बताना है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो क्या होगा, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि बिना संप्रेषण के सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। ठीक है, यानी बिना संप्रेषण के सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, और दैनिक जीवन में संप्रेषण यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप भी खुद से समझ सकते हैं कि यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि क्या होता है, हमारे एक दूसरे से ये बातचीत का जो क्रम है, हम एक दूसरे की गतिविधियों से रूबरू होते रहते हैं, संप्रेषित करते रहते हैं, एक दूसरे को संदेश आदान प्रदान करते रहते हैं। तो क्या होती है, इस दैनिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। आंगिक भाषा को वर्गीकृत करने के लिए, वर्णित करने के लिए तो कौन सा तकनीकी शब्द है, तो सामीप्य असंसूचकता, समय असंसूचकता और अंग विक्षेप समय सूचकता, संसूचकता या स्पर्श संप्रेषण। तो इसमें आंगिक भाषा, ठीक है, आंगिक भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके लिए मतलब एक आंगिक भाषा मतलब फिजिकल लैंग्वेज इसको बोलेंगे। तो आंगिक भाषा क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अंग विक्षेप संसूचकता। ठीक है, सो थोड़ा ज़्यादा टफ हिंदी है। तो अंग विक्षेप संसूचकता मतलब, इस बात को पहले हम सही से समझ लेते हैं। ये शब्द क्या करता है कि मतलब आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए एक तकनीकी शब्द के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक अशाब्दिक संचार कौशल का ये भाग है आंगिक संसूचकता। और इस पर क्या होता है कि आमतौर पर क्या देखा जाता है कि लोगों के बीच जब हम शब्दहीन संदेश भेजते हैं और वही शब्दहीन संदेश जब हम प्राप्त करते हैं, तो इनका माध्यम जिस प्रक्रिया से किया जाता है वो क्या कहलाता है, अंग विक्षेप संसूचकता कहलाता है। ठीक है, अंग विक्षेप संसूचकता, सॉरी हम आंगिक अभी तक पढ़ रहे थे, आंगिक भाषा बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग विक्षेप संसूचकता कहलाता है। इस तरीके से जैसे हमने कहते हैं कि चेहरे का देखते हैं, चेहरे का हाव भाव से कोई बात इस कर देते हैं, स्पर्श के माध्यम से, शरीर की भाषा या मुद्रा है ना, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों से आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं ना, इनके माध्यम से हम कोई ना कोई जब संदेश संप्रेषित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंग विक्षेप संसूचकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस तरीके से तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा कि अंग विक्षेप संसूचकता के लिए यानी क्या है, आंगिक भाषा का एक तकनीकी शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, एक तरफा संदेश क्रम कौन सा है इसमें, तो इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा कहता है, प्रेषक, विकोडन, संदेश, माध्यम, संकेतन, प्राप्तकर्ता। तो इसमें क्या है, एक तरफा संदेश यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। किस में समझ में आ रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो आप सबसे चीज आपको ये समझना है कि वन वे कम्युनिकेशन यानी जो एक तरफा संदेश होगा उसमें क्या होगा, फीडबैक नहीं होगा, है ना, केवल हम संदेश भेज देंगे, हमें ये नहीं पुष्टि नहीं मिलेगी कि हमारे संदेश का उस पर क्या असर हुआ, उसको समझ आया नहीं आया, ये नहीं होगा। तो
इसका इसका सही कूट क्या होगा कि प्रेषक, ठीक है, फिर वो संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर विकोडन, फिर प्राप्तकर्ता। बस प्राप्तकर्ता को संदेश मिल गया, यहीं तक ये संप्रेषण होता है। उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको उससे वो बात समझ आई नहीं आई, उसका उस पर क्या रिएक्शन है, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक तरफा संप्रेषण की क्रिया होती है। ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेषक के पास कोई विकल्प या अवसर होता ही नहीं है इस प्रकार के संप्रेषण में। ठीक है, तो ये प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन और प्राप्तकर्ता, ये क्रम इसका चलता है। तो ये क्या होता है कि एक तथ्यात्मक संदेश इसमें दिया जाता है, प्रेषक तथ्यात्मक संदेश इसमें देता है, और तब एक तरफा संप्रेषण का उपयोग करते हैं। यानी कि कब इसका प्रयोग करते हैं, वैसे तो एक तरफा, वैसे क्या हुआ, अगर हमें सामने वाले का रिएक्शन ही नहीं पता चल रहा तो हमें वो हमारे लिए क्या है, बेकार ही है ना। लेकिन जब हम किसी तथ्यात्मक संदेश को भेजना चाहते हैं तब हम एक तरफा संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं कि कभी कभी संप्रेषण के माध्यम से, जैसे कि एक पुस्तक या समाचार पत्र का पढ़ना, ठीक है, एक वेबसाइट को हम पढ़ रहे हैं, किसी वेबसाइट को, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके विषय में, उसके न्यूज़ के विषय में हमारी जो राय है ना, उसने तो अपना भेज दिया, उसने अपना न्यूज़ रिपोर्टर ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमारी उसके प्रति हमारा क्या, उसकी प्रतिपुष्टि है, क्या फीडबैक है, उससे उस तक ये हमारी बात नहीं पहुंच सकती है ना। कोई पुस्तक है, उस तक हम ये बात नहीं पहुंचा सकते हैं, वेबसाइट में, तो ये सब क्या है, ये एक तरफा संदेश होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि निम्न में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान करना। वाचन तथा श्रवण, श्रवण तथा सहायता, वाचन तथा संभाषण या संभाषण और लेखन। तो इनमें से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशल की पहचान करनी है। तो सही विकल्प क्या होगा, ए और बी, बी और सी, ए और डी, और सी और डी। तो क्या होगा कि संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले जो कौशल होंगे वो कौन है, ए और डी। ठीक है, ए मतलब वाचन और श्रवण, ठीक है, यानी कि वाचन और श्रवण और संभाषण तथा लेखन। तो ये क्या है कि ये क्या है, संवर्ध यानी ये संप्रेषण को संवर्धित करने वाले कौशल हैं। किस तरीके से कि हम विचारों का जब आदान प्रदान करेंगे, है ना, बिना संचार के मानवीय साधनों के, यानी कि बिना संचार या मानवीय साधनों के हम विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर सकते हैं। तो संचार को प्रेषित करने के लिए अनेक माध्यम होते हैं। ठीक है, और तभी संचार सफल माना जाता है जब संदेशकर्ता क्या करेगा, उसकी प्रतिपुष्टि कर दे, तो वही संदेश क्या होता है, सफल माना जाता है। तो इस तरीके से यानी कि व्यवहारिक, यानी कि संदेश को ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वाचन, श्रवण, संभाषण और लेखन, ये क्या करते हैं, संप्रेषण को संवर्धित करते हैं, ये जो कौशल हैं ये संबंधित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का कि अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है। अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कक्षा की गतिशीलता अच्छे कक्षा संप्रेषण की कैसे पता चलती है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर उदासीनता, प्रेरणा, प्रस्तुत किया जाने वाला तथ्य, विशिष्टता, सहभागिता या जेंडर के विचार। तो इसमें क्या सही होगा, आपको ये चूज करके बताना है। चार विकल्प कोई भी इसमें सही है, आपको देखना है। तो अच्छा कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता किसमें होगी कि जो जब क्या होगी कि जब वो प्रस्तुत किया जाने वाला जो तथ्य है, यानी उसमें प्रेरणा भी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें प्रेरणा भी हो, ठीक है, उसमें प्रस्तुत किया जाने वाला तथ्य भी हो, और उसमें क्या हो, लो उनके जेंडर के विचार भी हो, ये सारी चीज़ें जिसमें होंगी तो वो क्या होगा कि कक्षा की गतिशीलता, एक अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में ये विचार शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि कक्षा की यानी गति का अध्ययन करने के लिए कि कक्षा हमारी किस तरीके से चल रही है ना, सकारात्मक कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाए, या अन्य छात्रों के साथ शिक्षक का जो तालमेल है उसको कैसे बिठाया जाए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए इन तथ्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो तथ्य हैं कि जेंडर के विचार, प्रस्तुत किया जाने वाला तथ्य, प्रेरणा, ये सारी चीज़ें क्या है कि कक्षा की गतिशीलता को मापने के लिए शामिल की जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। दूरवर्ती शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो
दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है। अनुदेशात्मक संप्रेषण कैसा होगा? असंरचित होगा, स्वनियामक होगा, अनौपचारिक होगा या संरचित और आवृत्त्यात्मक होगा। तो दूरस्थ शिक्षा प्रकारता में जो अनुदेशात्मक संप्रेषण होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? संरचित और आवृत्त्यात्मक होगा। ठीक है, कैसे ये होगा कि दूरवर्ती जो शिक्षा होती है ये वो औपचारिक और अनौपचारिक, उसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं दूरस्थ शिक्षा में। ठीक है, जिसको हम ओपन ये लर्निंग कहते हैं कि मुक्त शिक्षा संचार माध्यम, ये इस तरीके से इसको जानते हैं। तो इसमें जो जो शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, जो संप्रेषण होता है वो संरचित भी होता है, एक निश्चित संरचना में भी होता है और आवृत्त्यात्मक भी होता है। ठीक है, तो संरचित और आवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, किस तरीके से होमवर्क विद्वान है वो कहते हैं, इस विषय में इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि दूरवर्ती शिक्षा में खुले अधिगम को संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों तथा शिक्षा तकनीकी के द्वारा संपादित किया जाता है और विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा छात्रों के लिए अधिगम सामग्री भेजी जाती है, उसका आवंटन उनके द्वारा उपलब्ध किए गए स्थान तक प्रेषित की जाती है। तो इसलिए ये क्या होती है, एक संरचित होती है, यानी एक निश्चित संरचना में इसका पूरा ये प्रोसेस चलता है। तो इस तरीके जैसे इसमें हम रेडियो, दूरदर्शन, इन सारी चीज़ों से, ऑडियो वीडियो, पत्राचार के माध्यम से ये शिक्षा प्रणाली क्या होती है, ये चलती है और इसलिए इसमें इसका संरचित होना बहुत ही आवश्यक हो। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कथन निष्कर्ष का है कि एक तर्क कहता है कि संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता। संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सम्मिलित है। संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता। तर्क कहता है संप्रेषण में 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग शामिल है। तो क्या सही होगा विकल्प इसका? दोनों सही है, दोनों एक की व्याख्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि ए गलत है, आर सही है। खुद आप समझ सकते हैं कि इसमें निगेटिव फीलिंग आ रही है कि संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता, सभी मानव व्यवहार को वो सम्मिलित करता है और 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है इसमें, यानी कि सूचना के लिए मानव व्यवहार को वो क्या करता है, इस व्यवहार को प्रभावित करता है, उसको सम्मिलित करता है संप्रेषण, तभी वो संप्रेषण हमारा सही सार्थक होगा। और तर्क कहता है कि 5 ज्ञानेंद्रिय यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, विभिन्न प्रकार से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम संदेश यानी प्रतिपुष्टि सब कुछ करते हैं। तो ए सही, ए गलत है और आर यहाँ पर सही होगा, डी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का हमारा कि निम्न में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है ईमेल के लिए। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है, ये आयातित संदेश भेजने में प्रयुक्त हो सकता है, ईमेल मंथर गति वाली मेल है, ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है। तो ईमेल के संदर्भ में कौन सा अनुपयुक्त है यानी गलत है? तो कहता है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है, सही है। आयातित संदेश को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है, सही भी है। और ये मंथर गति वाली मेल है, ये बात इसकी गलत है। ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसमें हम जानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को हम 1 सेकंड में मेल कर देते हैं ना, तो क्या है ये मंथर गति से चलने में, यानी स्लो स्पीड से नहीं चलती, ये स्पीड से काम करती। तो इस तरीके से ये क्या है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वो इसमें मेल यानी उसके लिए अनुपयुक्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में से किन स्तरों में होता है? कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में किन स्तरों में होता है? तो अवसरवादी स्तर पर, सतही स्तर पर, शोध स्तर, अर्थ स्तर पर या गैर संहिता अर्थ स्तर पर। तो कक्षा का जो संप्रेषण है वो किस तरीके से किन स्तरों पर होता है? अवसरवादी अर्थ स्तर पर, सतही अर्थ स्तर पर या शोध अर्थ स्तर या गैर संहिता अर्थ स्तर पर। तो सही आंसर इसका क्या होगा कि सतही अर्थ स्तर पर, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि सतही अर्थ स्तर पर क्या होगा कि कक्षा का जो संप्रेषण कार्य होगा सतही स्तर पर होता है, जिससे क्या होगा कि छात्र यानी बड़ी आसानी से छात्र क्या उस चीज को सीख सके,
और उनके छात्रों को यानी पृष्ठभूमि, जैसी उनकी पृष्ठभूमि होगी उसी के आधार पर क्या करते हैं, शिक्षण कार्य किया जा सके। यानी उनके जो सतही स्तर पर इसीलिए कहा जाएगा कि जैसा छात्र है उसी आधार पर उसकी पृष्ठभूमि को देखकर ही उसका शिक्षण कार्य यानी संप्रेषण हो। और छात्र कक्षा में संप्रेषित की जा रही जानकारी को तभी उचित रूप से ग्रहण कर पाता है जब शिक्षण कार्य उनके बौद्धिक और अधिगम स्तर के अनुरूप होगा। यानी कि छात्र का जो यानी स्तर होगा, बौद्धिक स्तर होगा, जो उसके सीखने का स्तर होगा, जब हम उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य करेंगे, संप्रेषण करेंगे, संदेश देंगे, उसको सिखाएंगे, तभी वो उस चीज को ग्रहण कर पाएगा। तो इसलिए वो कार्य कैसा होता है, यानी सतही स्तर पर शिक्षण कार्य या संप्रेषण कार्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आज का हमारा कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है शैक्षणिक प्रशासन, शैक्षणिक विपणन, शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया या प्रबंधन रणनीतियां। तो प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित क्या करता है, कि वो करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण के माध्यम से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंतरित किया जा सकता है। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी कक्षा संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जो कक्षा का संप्रेषण होता है प्रभावी होने के लिए आवश्यक क्या है, कैसी प्रभावी होगा, कि उसके लिए वो संक्षिप्त भी हो, अर्थपूर्ण हो और छात्र उसकी प्रतिपुष्टि यानी बड़ी आसानी से कर सके, छात्रों के वो अनुकूल और अनुरूप होनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है कि यानी कक्षा संप्रेषण के माध्यम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंतरित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का छात्र छात्राओं को आकर्षित करना, शिक्षण को रुचिकर बनाना, अधिगम परिणामों को इष्टतम करना या शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कक्षा में शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। यानी कि अधिक यानी स्टूडेंट यानी छात्र क्या करे, अधिक से अधिक सीख सके, अधिगम परिणाम इष्टतम हो सके। यानी जिसके इसका प्रयोग करने से क्या होगा, शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है, अध्यापन और अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कक्षा में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि निम्नांकित में कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं। कक्षा संप्रेषण की संरचना हेतु ए दिवसीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि में संबंधित करना, लक्षित श्रोता के लिए प्रकीर्ण सूचना प्रदान करना, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण, साक्ष्यों के प्रयोग से बचना, संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग, यह एक मार्गीय संप्रेषण अपनाना। तो प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हो सकती हैं। तो कौन सी तकनीकें होंगी कक्षा संप्रेषण में अभिरुचि से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सी मतलब ए सी और ई। ठीक है, ए सी और ई। तो ए दिवसीय विषयों को विद्यार्थी की अभिरुचि से संबंधित करना। ठीक है, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण करना। ठीक है, और ई कहता है कि संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। तो इस तरीके से कक्षा संप्रेषण संरचना के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण इससे प्रभाव पड़ता है और जो विभिन्न तकनीकों का इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो है हमने अभी पढ़ा कि दिवसीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि जैसी है उसी आधार से संबंधित करना, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण करना और संदेश प्राप्ति के गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार, ठीक है, संगठनात्मक विशिष्टाचार इथॉस जिसको बोलते हैं से संबंधित मूल्यों की पहचान कीजिए। एथॉस की मूल्यों की पहचान करना है संगठनात्मक शिष्टाचार में। टीम वर्क, उपागम में टीम वर्क, कार्य की उत्पादकता, वैश्विक विषय सामग्री में बदलाव, वित्तीय सुधार, दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना या प्रौद्योगिकी संसाधन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपको बताना है एथॉस यानी संगठनात्मक शिष्टाचार के लिए कौन सी चीजें सही रूप से यानी उपयोगी हैं उनकी बात करनी है। तो
यहाँ पर टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। संगठन के कोई भी संगठनात्मक शिष्टाचार के लिए टीम वर्क का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्य की उत्पादकता भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और प्रौद्योगिकी जो संसाधन है, ये तीनों चीज़ें हमारे यानी संगठनात्मक शिष्टाचार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि हमने कम्युनिकेशन से लिए। दिसंबर 2019 के पेपर हैं और हमने कल कुछ शिफ्ट के कल किए थे और कुछ प्रश्न आज के आगे कल फिर हम इसके शेष प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। थैंक यू।